हेलो विद्यार्थियों, मैं गुलाम अस्करी आपके सामने स्टार कोचिंग स्टार चैनल पर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया सा टॉपिक आवेश के गुण धर्म को लेकर। प्रिय बच्चों, भौतिक विज्ञान की इस स्थिर वैद्युत की यूनिट में कल हमने आवेश के बारे में अध्ययन किया था कि आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, कोई भी वस्तु आवेशित कैसे होती है। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट करें बेटा, आवेश के गुणधर्म। और आवेश के गुणधर्म में सबसे पहला गुण आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता बेटी, योज्यता मीन्स होता है योगफल। अब इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर क्या गुण होता है आवेश में कि किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, किसी भी निकाय पर कुल आवेश की मात्रा उस निकाय पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। एक जनरल सी बात है, बट मैं से समझाता हूं कैसे। ये अपना कोई निकाय है और इस पर अनेक प्रकार के आवेश हैं, +4q -4 कूलाम का आवेश, 8 कूलाम का आवेश, 2 कूलाम का आवेश और -6 कूलाम का आवेश। एक संपूर्ण निकाय, इस पर ही आवेश की मात्राएं हैं। अब हमें देखना है कि इस पर नेट आवेश कितना है। देखिए, नेट आवेश ज्ञात करने के लिए आपको बीजगणितीय नियम फॉलो करना होगा, अर्थात किसी भी निकाय पर नेट आवेश की मात्रा, किसी निकाय पर नेट अर्थात कुल आवेश की मात्रा उस पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। इस पर तो थोड़ा ध्यान रखना, बीजगणितीय योग के बराबर होती है, अर्थात जब हम इस पर नेट आवेश की मात्रा ज्ञात करेंगे तब +4 कूलाम +2 कूलाम, फिर -8 कूलाम और -6 कूलाम। 4 कूलाम और 2 कूलाम जुड़कर के 6 कूलाम प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 14 कूलाम। अब हमें ज्ञात होगा कि इस संपूर्ण निकाय पर जो नेट आवेश है, इस संपूर्ण निकाय पर जो नेट आवेश है वो 6 कूलाम में से 14 कूलाम घटाएंगे, अर्थात -8 कूलाम। अब हम कह सकते हैं कि वस्तु ऋणावेशित है, बट वस्तु पर जो आवेश है नेट आवेश -8 कूलाम। बस यही है बेटा, छोटा सा टॉपिक है आवेश की योज्यता। अर्थात किसी भी निकाय पर नेट आवेश की जो मात्रा होगी वो उस निकाय पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। अगर ये वर्ड बीजगणितीय योग ना कहता तब इस पर उपस्थित जो नेट आवेश होता, इन सबको एडिशन, इन सबको जोड़ देते। लेकिन आपने देखा कि प्लस और प्लस चार्ज, प्लस और प्लस आवेश को हमने एक साथ जोड़ा है और फिर इसमें से हमने माइनस जो आवेश है उसे सेपरेट कर दिया, इसे माइनस कर दिया और तब हमारा नेट आवेश ज्ञात हुआ है। इस प्रकार से ये आवेशों का पहला गुणधर्म था, जिसे कहते हैं आवेश की योज्यता का गुण। जस्ट इसके एकदम बाद हम आवेश में कौन सी और प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। आवेश का दूसरा गुण, अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश का दूसरा गुण आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता। देखिए, इस
प्रॉपर्टी, इस गुण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी वस्तु आवेशित है, मान के चलो ये कोई वस्तु आवेशित है, इसका नाम ए है, ए वस्तु आवेशित है, इस पर क्यों आवेश उपस्थित है, और फिलहाल ये विराम अवस्था में, बट अगर ये वस्तु गतिमान हो जाए, अब ये v वेग से गति कर रही है, वस्तु गति करके इस स्थान पर पहुंच गई, बट आवेश की निश्चलता का गुण यह बताता है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जब वस्तु विराम अवस्था में है उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा, और जब वस्तु गति में हो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा दोनों समान ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आवेश विराम अवस्था में कुछ और हो और गति की अवस्था में चेंज हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये कहां पर संभव है? ये द्रव्यमान पर रूल फॉलो करता है। द्रव्यमान में हमने ये पढ़ा होगा कि m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु हो, अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान की है और वह गतिमान हो जाए, बट उसके लिए भी कंडीशन है कि लगभग प्रकाश के वेग के बराबर, अर्थात वस्तु का वेग लगभग बराबर हो प्रकाश के वेग के। अगर वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा तब वस्तु का द्रव्यमान विराम में स्थित वस्तु के द्रव्यमान से कई गुना बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत, जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। आपेक्षिकता का सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उस पर m द्रव्यमान है और वह वस्तु प्रकाश के वेग के लगभग बराबर ही गति करे, तब विराम अवस्था में वस्तु पर जो द्रव्यमान होता है, गति अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान 15 गुना बढ़ जाता है। 15 गुना या 16 गुना के लगभग बढ़ जाएगा। बट आवेश में ये कंडीशन नहीं होगी। विराम अवस्था में हो, गति अवस्था में हो, आवेश सेम रहेगा। अब हम कह सकते हैं कि विराम में जो आवेश है वो ही गति में आवेश के बराबर होता है। इसे कहते हैं बेटे आवेश की निश्चलता। इसी के अंतर्गत एक टॉपिक और आता है, इसी का पार्ट है वो भी, विशिष्ट आवेश। बेटा जी विशिष्ट आवेश क्या होता है? मान के चलो कोई वस्तु है और उसका द्रव्यमान m है और इस पर q आवेश उपस्थित है, तो याद रखना वस्तु के एकांक द्रव्यमान पर जो आवेश पाया जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु पर पाए जाने वाले आवेश और वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। विशिष्ट आवेश कहते हैं। अब याद रखना विशिष्ट आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ेगा। देखिए विशिष्ट आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ेगा, बट अगर सिंपल कहे आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विराम अवस्था में हो तब भी वेग वही रहेगा, वस्तु गति की अवस्था में आ जाए तब भी आवेश वही रहेगा। विराम अवस्था में वस्तु हो तब भी आवेश सेम रहेगा, गति की अवस्था में वस्तु हो तब भी उस पर उपस्थित आवेश बिल्कुल सेम ही रहेगा। बट अपना विशिष्ट आवेश जो है, अर्थात किसी वस्तु पर पाए जाने वाला आवेश और वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश होता है। विशिष्ट आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ता है। कैसे? देखिए विशिष्ट आवेश और द्रव्यमान में संबंध है बेटे प्रतिलोम संबंध, जिसे कहते हैं साइंस में व्युत्क्रमानुपाती संबंध। व्युत्क्रमानुपाती संबंध। इसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर कोई भी वस्तु प्रकाश के वेग के लगभग बराबर चलेगी तो वस्तु का द्रव्यमान कई गुना बढ़ जाएगा। बट इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर वस्तु प्रकाश के वेग के लगभग बराबर चलेगी तो वस्तु का विशिष्ट आवेश कई गुना
कम होगा। अर्थात जब वेग बढ़ेगा, जब वेग में वृद्धि होगी और कितनी, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर जब वेग में वृद्धि होगी तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बट वस्तु का जो विशिष्ट आवेश है, वस्तु का विशिष्ट आवेश वो कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो ये टॉपिक था बेटे आवेश के गुण धर्म के अंतर्गत। ये हमारा दूसरा गुण था आवेश की निश्चलता का गुण। जस्ट इससे एकदम बाद अब हम स्टार्ट करेंगे तीसरा गुण, तीसरी प्रॉपर्टीज आवेश में पाई जाने वाली। ये होती है बेटे आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। देखिए आवेश के संरक्षण से पहले आपने एक और नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण। देखिए ऊर्जा संरक्षण क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कहीं ऊष्मा ऊर्जा है, उसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। बट ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते न नष्ट कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो कर सकते हैं। सेम बेटा ये यहां पर है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल और केवल स्थानांतरित ही कर सकते हैं। अर्थात किसी भी निकाय पर आवेश संरक्षित रहता है। इसका मीनिंग समझना, संरक्षित। संरक्षित का मीनिंग क्या होता है बेटे, जब भी कोई क्रिया या प्रतिक्रिया होती है तो प्रारंभ में जो आवेश की मात्रा होती है तो अंत में भी वही सेम आवेश की मात्रा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं क्लियर कराता हूं कैसे। देखिए ये आपकी कांच की छड़ है, कल वाला एग्जाम्पल हम लेंगे। ये आपकी कांच की छड़ है, इस पर 15 इलेक्ट्रॉन है तो भैया 15 ही प्रोटॉन भी होंगे। ये आपका रेशम का कपड़ा है और रेशम के कपड़े पर अगर हम मान के चले 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन भी होंगे। इस समय दोनों वस्तुएं उदासीन अवस्था में है क्योंकि आवेश बराबर है। बट अगर हम आपस में इन दोनों को रगड़ेंगे तब एक इलेक्ट्रॉन, मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जो भी है, यहां से ट्रांसफर हुआ और इस वस्तु पर आ गया। जैसे ही इस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन आया, अब यहां पर रह जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने रह जाएंगे? सेम 15 प्रोटॉन। बट यहां पे कितने हो जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे? 10 प्रोटॉन। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वस्तुएं आवेशित हो गई। ये धनावेशित हो गई और ये बेटा जी ऋणावेशित हो गई। बट आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि क्रिया से, कोई भी क्रिया हमने करी उससे पहले जो आवेश इन पर था सेम उतना ही आवेश होना चाहिए। कैसे? अब इन दोनों को मिला करके, कांच की छड़ को प्लस रेशम के कपड़े को मिला करके ये जो बनेगा बेटा जी वो बनेगा एक निकाय। ये बनेगा एक निकाय। रूल ये कहता है कि उस निकाय पर आवेश की मात्रा एक समान रहनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे है। देखिए रियलिटी में ऐसा ही है। प्रोटॉन तो चेंज ही नहीं हुए तो इसलिए प्रोटॉन को तो ध्यान देने की कोई बात ही नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन को ही देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कांच पर कितने थे बेटा? कांच पर इलेक्ट्रॉन थे 15 इलेक्ट्रॉन रगड़ने से पहले। कपड़े पर इलेक्ट्रॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हुए? 25 इलेक्ट्रॉन। 25 इलेक्ट्रॉन थे। बट जैसे ही हमने रगड़ा
आवेश का स्थानांतरण हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 14 इलेक्ट्रॉन। बट कांच पर कितने, कपड़े पर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 11 इलेक्ट्रॉन। और टोटल मिलके कितने हो गए? 25 इलेक्ट्रॉन। तो सेम वही तो है कि कांच की छड़ और कपड़े को रगड़ने से पहले इन पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा नहीं, आवेश की मात्रा जो थी सेम टोटल उतनी ही मात्रा इनको रगड़ने के बाद भी है दोनों पर। अर्थात कोई नया आवेश कहीं से नहीं आया, केवल इसी से स्थानांतरित हुआ है। इसे कहते हैं बेटे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात किसी भी निकाय पर आवेश संरक्षित रहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका हम एक और एग्जांपल से मैं इसे समझा रहा हूं आवेश संरक्षण के सिद्धांत को। आपने पढ़ा होगा बेटे रेडियो एक्टिव तत्व। देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ वे होते हैं कि जो अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। उन्हीं में से एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है यूरेनियम। प्यारे बच्चों यूरेनियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 92 और परमाणु भार होता है 238। आपको पता है कि यूरेनियम भी अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करेगा। बट कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जब अल्फा किरणें निकालता है तब क्या होता है? अल्फा किरणें होता है हीलियम का एक परमाणु, हीलियम का एक परमाणु होता है अल्फा किरणें प्रदर्शित ऐसे करते हैं। बट हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, परमाणु भार होता है 4। अर्थात किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से जब अल्फा कण निकलता है तब परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और परमाणु भार में 4 की कमी आती है। अब यहां पे जो नया पदार्थ बनेगा वो ऐसे बनेगा X 90 और यहां पे 234। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं वो तत्व थोरियम है। थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है, परमाणु भार 234 होता है। अर्थात जब यूरेनियम से एक अल्फा कण निकलेगा तो थोरियम में चेंज हो जाएगा, थोरियम में बन जाएगा। बट हमें यहां पर देखना है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को। बेटा ये देखिए जब अल्फा कण नहीं निकला था, जब क्रिया नहीं हुई थी, तब इलेक्ट्रॉन की मात्रा 92 ही थी। जब यहां से अल्फा कण निकल गया तो इधर इलेक्ट्रॉन की मात्रा 2 ही है, 90 + 2 यानी ये भी कितना ही है 92। इस प्रकार हम इस इक्वेशन से, इस समीकरण से बता सकते हैं कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है किसी भी निकाय पर। ये था हमारा आवेश का तीसरा गुणधर्म। जस्ट इसके एकदम बाद हम स्टार्ट करते हैं बेटा चौथी प्रॉपर्टीज, चौथा गुण आवेश का। आवेश का चौथा गुण क्या होता है? आवेश का चौथा गुण होता है बेटा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का गुण चौथा गुण है। देखिए इस गुण को समझिए। आवेश का क्वांटीकरण का गुण क्या कहता है कि जब भी हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, अर्थात आवेश का स्थानांतरण होता है। बट आवेश का क्वांटीकरण यह कहता है कि जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश स्थानांतरित होगा, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तब सदैव वह एक पूर्ण संख्या में ही होगा, वह एक पूर्ण संख्या में होगा। अर्थात 1 2 3 4 5 अनंत इस संख्या के रूप में होगा। कभी भी 1.2 1.5 1.6 इस रूप में नहीं हो सकता कभी भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और ध्यान से समझे से कैसे कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का या आवेश का स्थानांतरण होगा, आवेश का स्थानांतरण कहिए, आवेश का स्थानांतरण होगा,
तब वह पूर्ण संख्या में ही होगा। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण जो सबसे कम हो सकता है, सबसे न्यूनतम हो सकता है, न्यूनतम मात्रा में बेटा वह केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इससे कम आवेश का स्थानांतरण संभव ही नहीं है। अगर सबसे न्यूनतम मात्रा देखी जाए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश के स्थानांतरण की, केवल और केवल यह है एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश स्थानांतरित नहीं होगा। अब हम कह सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आवेश का स्थानांतरण वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के, यानी इलेक्ट्रॉन के संख्या के पूर्ण गुणज होगा, पूर्णतः गुणज होगा। कैसे? अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश जो स्थानांतरित हो सकते हैं वो ऐसे किस रूप में हो सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, फिर दो इलेक्ट्रॉन, फिर तीन इलेक्ट्रॉन, अनंत। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, तिहाई इलेक्ट्रॉन, चौथाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एक पूर्णतः गुणज संख्या के रूप में होगा और इसी गुण को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अगर आपको यह ज्ञात करना है कि आवेश कितना स्थानांतरित हुआ है, कितना स्थानांतरित हुआ है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना बेटा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहां पर प्लस माइनस क्यों आया बेटे? जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है तब वह धनावेशित हो जाएगी, उसके लिए हम Q बराबर प्लस NE यूज करेंगे। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आया है वह ऋणावेशित होगी, तब हम Q बराबर माइनस के NE, कितनी ऋणावेशित हुई है, Q बराबर माइनस NE, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये भी पढ़ लिया कि आवेश का क्वांटीकरण। तो चार प्रकार के गुण हैं बेटे आपके सिलेबस में आवेश के। इसी के साथ हम आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बने रहे इस चैनल से और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा।